हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास में है प्रोबेबिलिटी का। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो आपके मैथमेटिक्स के सेक्शन में भी आता है, दैट इज़ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट में भी आता है, एंड आपके जनरल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी का टॉपिक। ठीक है, सो दोनों ही अगर आप चीज़ों को कंसिडर करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन हो, दोनों में ही आपको क्या कॉमन दिखेगा? प्रोबेबिलिटी। इस हिसाब से भैया प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि अभी भी टाइम में अगर आप 2-3 दिन 4 दिन अगर अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। अगर आप 4-5 साल के भी अगर PYQs लगा लेते हैं प्रोबेबिलिटी का टॉपिक का, वो भी PYQs, तो देन इट्स एनफ, यू कैन डू क्वेश्चंस इन योर गेट 2025। ठीक है, सो आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं बर्बाद नहीं करूँगा, मैं जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल के लिंक को शेयर करिए। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास में गेट 2024 के किस पेपर में पूछा गया था? ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा गया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में, वो भी 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, PI दैट इज़ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच यू शुड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ऑल द ब्रांचेस। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय और अ गर्ल बीइंग बोर्न इज हाफ। तो इसका मतलब क्या है कि लड़का बॉय और गर्ल किसी एक घर में, लड़का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ, एंड लड़की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। बीइंग बोर्न, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? बीइंग बोर्न। ठीक है, अगर किसी घर में लड़का हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, और लड़की अगर हो रही है उसके घर में तो भी प्रोबेबिलिटी हाफ है। ठीक, यही बात है। उसके बाद क्या बोला गया? फॉर अ फैमिली हैविंग ओनली 3 चिल्ड्रन। तो सपोज करिए एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है जिसके घर में क्या है? 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन है। करेक्ट। अभी क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल एंड 1 बॉय। तो उन 3 बच्चों में से आउट ऑफ दोज 3 चिल्ड्रन क्या होना चाहिए? 2 गर्ल होने चाहिए और 1 बॉय होना चाहिए, यही बोला गया। ठीक है, दैट मीन्स वी वांट 3 आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन वी वांट 2 गर्ल्स एंड 1 बॉय। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? अगर मैं बाइनोमियल यहाँ पर लगा दूँ तो क्या काम हो सकता है क्या? बाइनोमियल थ्योरम अगर मैं लगा दूँ, देखते क्या होता। तो 3 चिल्ड्रन है टोटल हमारे पास में, उसमें से सपोज कर लीजिए मुझे चाहिए आउट ऑफ 3 चिल्ड्रंस वी वांट 2 गर्ल एंड 1 बॉय। करेक्ट। तो मैं बाइनोमियल अगर लगाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3C2। 3 में से 2 बच्चे क्या होने चाहिए? गर्ल होने चाहिए, और गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। कितने बच्चे चाहिए? 2 बच्चे चाहिए हमें, क्या? गर्ल। और अगर 2 बच्चे गर्ल हैं, इसका मतलब क्या है? जो तीसरा बच्चा होगा वो क्या होगा? बॉय होगा, और बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। करेक्ट। सो दिस वन इज फॉर गर्ल। कितने चाहिए? 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 पावर है। और यहाँ पर बॉय, कितने बच्चे चाहिए? बॉय 1, 2 गर्ल और 1 बॉय चाहिए था, तो हमने 3C2 लगा दिया। 3 बच्चों में से 2 बच्चे क्या होने चाहिए? गर्ल होने चाहिए, दैट मीन्स 3C2।
और अगर 2 बच्चे गर्ल हैं तो एक क्या होगा, बॉय होगा, सिंपल। 3c2 कितना होता है भैया, 3c2 होता है 3, करेक्ट। 1/4 इंटू 1/2 विच इज नथिंग बट 3/8। तो जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके इसको बनाया। अगर आप चाहे तो कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, बट मुझे लगा कि ईजिएस्ट वे यही है करने का इसको। मे बी दूसरा कोई मेथड आप लगा के ट्राई कर सकते हैं, बट ईजिएस्ट मेथड मुझे यही समझ में आ रहा था, तो मैंने इसी के थ्रू सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ा है। 2 नंबर के लिए आपको मुश्किल से 2 स्टेप करने पड़े। एक तो भैया यहाँ पे स्टेप मैंने वो भी जस्ट लिख दिया जो गिवन है, और दूसरा स्टेप मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, करेक्ट। सो 2 नंबर के लिए 2 स्टेप करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी गेट जैसे एग्जाम में, जहाँ पर कि आपको क्या होता है 25 नंबर से 30 नंबर के आसपास आपका कटअप रहेगा, अगर आप कोई भी ब्रांच में से बिलोंग कर रहे हैं। मोस्टली 90%, 1-2 ब्रांच को छोड़ के 90% ऑफ द ब्रांच में क्या होगा, अगर आप 25 से 30 नंबर भी ला रहे हैं ना, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइंग गेट एग्जाम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल की, तो भी 30-32 नंबर लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। CS ब्रांच 30-32 नंबर क्वालिफाई, एग्रीकल्चर क्वालिफाई, इफ़ यू आर फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन 30-32 नंबर लाएंगे तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू जस्ट क्वालिफाई गेट एग्जाम, बट इफ़ यू आर टारगेटिंग अ गुड IIT और NIT, सपोज करिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, या फिर आप मैकेनिकल से हैं, देन एटलीस्ट 50+ लाने का आप ट्राई करिए। अगर आप 50 नंबर के ऊपर हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, you will have a decent gate score and you can convert that gate score into a good college like IIT Delhi, IIT Bombay, IIT Madras or any other good IITs that you consider. So my suggestion would be you can target 50+ irrespective of your branch. 50 नंबर के अगर ऊपर अगर आप ला रहे हैं, that means you are having a good gate score and you can convert that gate score into a good college. वहाँ से फिर आपको जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास में गेट 2024 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में, सिंगल मार्क के लिए जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में, ठीक। देखते इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, टेक 2 लॉन्ग डाइस रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ये जो नॉर्मल डाइस होती है वो डाइस ये नहीं है, ठीक है, मॉडिफाइड है। 2 डाइस लिया इन्होंने, ईच हैविंग 4 रेक्टेंगुलर फेसेस। उसके क्या है, 4 फेसेस है। डाइस 1 और यहाँ पर है डाइस 2, करेक्ट। डाइस 1 और डाइस 2, इसके भी 4 फेसेस हैं और इसके भी 4 फेसेस हैं, करेक्ट। अभी क्या बोला जा रहा है, उन पे लेबल्ड है 2, 3, 5, 7। जो 4 फेसेस है उनके ऊपर क्या लेबल है, नंबर्स लेबल्ड है 2, 3, 5 एंड 7, करेक्ट। सिमिलरली डाइस 2 पे भी सेम नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7, डन। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इफ थ्रोन द लॉन्ग डाइस कैन नॉट लैंड ऑन द स्क्वायर फेस। तो जो डाइस है वो कुछ ऐसा है, 3D में कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से करके, मेरे को 3D फिगर बनाना आ नहीं रहा है, बट फिर कुछ ऐसा दिखेगा। तो बोला जा रहा है कि जो डाइस है वो 2 फेस इधर है और 2 फेस इसके पीछे है, ये वाले साइड पे डाइस नहीं आएगा, ये बोला जा रहा है। दैट मीन्स जो 4 फेसेस हैं वो 2 अप साइड में और 2 डाउन साइड में है, वो इसी वाले फेस पे लैंड करेगा, इस वाले पे नहीं लैंड करेगा।
इस वाले पे नहीं लैंड करेगा, यही बोलना चाह रहा है वो। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। एंड हैज़ अ 1/4 प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स जो 4 फेसेस हैं वो इक्वली लाइकली हैं, उनके चांसेस आने की क्या है, सेम है। 4 फेसेस हैं, उन 4 नंबर्स के आने की इक्वली प्रोबेबिलिटी है, यही बोलना चाह रहा है 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग ऑन एनी ऑफ द 4 रेक्टेंगुलर फेसेस। करेक्ट, सही बात समझा मैंने। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। द लेबल ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज द स्कोर ऑफ द थ्रो, जो भी आएगा उस डाइस के फेस के ऊपर वही उसका क्या होगा, स्कोर होगा। करेक्ट है। और क्या बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है यहाँ पर इफ थ्रोन टुगेदर डाइस 1 एंड डाइस 2 को एक साथ अगर अपन थ्रो करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द लॉन्ग डाइस स्कोर ग्रेटर देन 11। क्या चाहिए हमें, अगर हम दोनों डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो सम हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 11 चाहिए, यही बात बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बात समझिए कि डाइस 1 एंड डाइस 2, ठीक है, तो क्या नंबर आएगा डाइस 1 पे, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, आई होप अभी ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए, तो क्या हमारे पास में, तो मैंने क्या बोला कि डाइस 1 पे डाइस 1 और यहाँ पर है डाइस 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सम क्या चाहिए उनका, हमें 11 से ग्रेटर चाहिए, यही चाहिए। तो डाइस 1 पे क्या आएगा, सपोज करिए अगर डाइस 1 पे 5 आ गया और डाइस 2 पे 7 आ गया, तो उनका सम क्या हो जाएगा बताइए, 12, दैट इज ग्रेटर देन 11। ये केस वैलिड है। सिमिलरली अगर डाइस 1 पे 7 आ गया और डाइस 2 पे भी 7 आ गया, दैट मीन्स 14 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 11, दिस केस इज ऑल्सो वैलिड। तीसरा केस क्या हो सकता है कि डाइस 1 पे क्या आ जाए, डाइस 1 पे 7 आ जाए और डाइस 2 पे 5 आ जाए, दैट मीन्स अगेन 12 विच इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, और कोई केस हो सकता है क्या, सोच के बताइए। अगर डाइस 1 पे 3 आ जाए और डाइस 2 पे 7 आ जाए तो 7 और 3 10 ही होगा, ग्रेटर देन 11 चाहिए बट अपने को। ठीक है, ये 3 केसेस तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है कि कोई केस छूट रहा है आपसे, तो आप क्या करिए, आप एकदम सिंपल से यहाँ पर एक ये बना दीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एकदम सिंपल सा मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिए। फर्स्ट वाले डाइस पे 2, दूसरे वाले डाइस पे भी 2, फर्स्ट वाले डाइस पे 2, दूसरे वाले डाइस पे 3, फर्स्ट वाले डाइस पे 2, तीसरे वाले डाइस पे, सेकंड वाले डाइस पे 5, फर्स्ट वाले डाइस पे 2, सेकंड वाले डाइस पे 7, ये एक पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली फर्स्ट वाले डाइस पे 3 और सेकंड वाले डाइस पे 2, देन 3 3 3 5। अब तो आप पैटर्न समझ गए होंगे कैसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 3 7, देन अगेन वी विल हैव 5 2 5 3 5 5 एंड देन 5 7। पैटर्न समझ रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, बारी बारी से पहले एक नंबर उठाया, उसके बाद फिर इन चारों के साथ में उसको लिया, फिर क्या किया मैंने, दूसरा नंबर उठाया, फिर उनका पेयर बनाया इन चारों के साथ में। ठीक है, फिर तीसरा नंबर सिमिलरली मैंने करके क्या किया, सारे कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक, चलिए, तो मैं एक बचा हुआ है हमारे पास में 7 2 7 3 7 5 एंड देन 7 7। तो अभी आप बताइए कि जो मैंने ये वाला केसेस लिखा है यहाँ पर, क्या ये केस आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले पार्ट में दिखना चाहिए। कैसे दिख रहा है बता रहा हूँ मैं। ये वाला जो पार्ट है 5 7, पहले वाले डाइस पे 5, दूसरे वाले डाइस पे 7, दिस वन इज द केस। पहले वाले डाइस पे 7, दूसरे वाले डाइस पे भी 7, कौन सा केस है, दिस वन केस, करेक्ट। और थर्ड केस क्या है, पहले वाले डाइस पे 7, दूसरे वाले डाइस पे 5, ये केस। ठीक है,
सिर्फ इन्हीं 3 केस में टोटल केस कितने हैं? टोटल केस कितने हैं बताइए? टोटल केसेस काउंट करिए, 1 2 3 4 और 4 चौके 16, करेक्ट। तो टोटल केस कितने? 16। आउट ऑफ 16 केसेस ऐसे कितने केस हैं जहां पर कि हमारे पास में जो सम है फर्स्ट वाले डाइस एंड सेकंड वाले डाइस का वो क्या है? ग्रेटर देन 11 है। 1 2 3, सिर्फ इन्हीं 3 केस में क्या है? सम जो है वो क्या है? ग्रेटर देन 11। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी विल बी व्हाट? 3/16, विच इज नथिंग बट ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, करेक्ट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। आई होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था, बट अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी थी अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना था तो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोबेबिलिटी का तो मैं एकदम गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट से सिर्फ प्रोबेबिलिटी का 10 लेक्चर भी अगर आपने देख लिया ना, देन आई कैन बेट कि आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गेट 2025 में बना कर आओगे। ये मेरी गारंटी है, पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मैं ये बात। सिर्फ आप 10 लेक्चर आप देख के चले जाओ मेरे प्लेलिस्ट से, और आप सिर्फ 10 लेक्चर देखोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप हो जाएगा आपके मन में ही कि यस यू कैन डू इट एनी क्वेश्चन फ्रॉम गेट के पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू डू दैट। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि गेट का जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है वो एक डेफिनिट पैटर्न पे आता है, और वो पैटर्न आपको जब आप कोई भी 10 लेक्चर अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में देखोगे आप वो पैटर्न क्रैक कर पाओगे। और जो माइंडसेट डेवलप करना है प्रोबेबिलिटी के लिए गेट के पेपर में वो आपका डेवलप हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है अगर आप 10 लेक्चर देख लेते हैं तो, ठीक है। सो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे इफ़ यू आर ओल्ड स्टूडेंट टू दिस चैनल। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं मेरे तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी के लिए जो मेरा प्लेलिस्ट है वो मोर देन एनफ है गेट के लिए, मोर देन एनफ। मैं बोल रहा हूँ मोर देन एनफ। अगर आपने पूरे लेक्चर्स देख लिए तब तो आपको कोई छू ही नहीं सकता है, बट अगर आपने पूरे लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं अगर मेरे प्लेलिस्ट का, देन ऑल्सो 50% लेक्चर्स भी अगर आपने देख लिए, दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो फॉर गेट 2025 फॉर प्रोबेबिलिटी। दिस इज फॉर श्योर। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर हमारे चैनल का कंटेंट आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एज बिकॉज वी आर रीचिंग टुवर्ड्स 10,000 सब्सक्राइबर्स। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में आप मेरी मदद करिए। और मैं जेन्युइनली आपकी सपोर्ट में खड़ा हूँ और रेगुलर अपलोड कर भी रहा हूँ मैं लेक्चर्स। अगर आपने देखा होगा तो मैं 10-15 दिन से रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड का। हर दिन कोई ना कोई स्टूडेंट मेरे को कमेंट करता है कि सर ये टॉपिक चाहिए, मैं उसी के ऊपर मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मैं प्रोवाइड करा सकूँ गेट का लेक्चर, ठीक है, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड का हो या फिर वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। सो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप पुराने हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है देन ऑल्सो सब्सक्राइब करिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको शेयर का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हमारे चैनल के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज की सभा हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।